हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट का इन्वायरमेंटल सेक्शन, जिसे हम ईवीएस कहते हैं। और इसके पहले हम लोगों ने 30 क्वेश्चन सीडीपी का डिस्कस किया था। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं आंसर भी और इसका पेडागोजी सेक्शन भी जो इन्वायरमेंट का होता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन पहला है कि किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की जीवन शैली का प्रेक्षण करके अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया। यहाँ का रहन सहन साधारण है। लोग खाने की वस्तुओं जैसे टैपिकोवा, कसावा और नारियल को अपने घरों के आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बने खाने को चाव से खाते हैं। यह राज्य होना चाहिए। ईवीएस में कई सारे चैप्टर हैं, उनमें किस राज्य की क्या खासियत है और किस राज्य में क्या क्या पाया जाता है, इसको बताया गया है। तो जब मैं पूरा इसका क्लास लूंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अभी इस पेपर को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केरल। केरल जो है, इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि यहाँ पे नारियल ज्यादा होता है और यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। ये साउथ इंडिया का पार्ट है। तो यहाँ पे एक टैपिकोवा नाम का एक पेड़ होता है और यहाँ पे नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में, जैसे हम लोग अपने घरों के आंगन में तुलसी लगाते हैं, वैसे ही वो अपने घरों के आंगन में नारियल का पेड़ लगाते हैं, उसका पानी पीते हैं, उसका यूज करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, मिजोरम के जंगलों में की जाने वाली झूम खेती के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एक फसल काटने के पश्चात उस भूमि को खुला छोड़ देते हैं, उस पर कुछ वर्षों तक कुछ भी नहीं उगाया जाता है। ऑप्शन बी है, इस भूमि पर उगने वाले बांसों और खरपतवारों को काटकर जला दिया जाता है। ऑप्शन सी, इसके पश्चात बीज बोने से पहले इस भूमि को गहरा जोता जाता है। डी है, रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है। ई है, एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। एक हम लोगों का फार्मिंग होता है जो कि इंडिया में ये यूज किया जाता है। एक तरह की खेती होती है जिसे झूम खेती बोलते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि फसल को काटने के बाद कुछ दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि ये उसमें कुछ बोया नहीं जाता है। जैसे हम लोगों के यूपी में क्या होता है कि फसल काट के फिर तुरंत कोई कुछ ना, धान कटता है तो गेहूं की बुआई की जाती है, गेहूं कटता है तो धान की बुआई की जाती है। लेकिन यहाँ पे मिजोरम में ऐसा होता है कि फसल काटने के बाद कुछ दिनों तक खुला छोड़ देते हैं और वहां पे कुछ उगाया नहीं जाता है। तो ऑप्शन ए तो राइट आंसर है। और बी को देख लेते हैं, इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवारों को काट करके जला दिया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही है। यहाँ पे बांस और खरपतवार जो भी होते हैं उसको काट करके जला दिया जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन ए और बी तो सही है। तो यहाँ पे नहीं, रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का उपयोग आवश्यकता नहीं, ये ऑप्शन डी जो है ये गलत है। यहाँ पे रासायनिक उर्वरक का यूज नहीं किया जाता है, फर्टिलाइजर का यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि जो लोग घास और खरपतवार काट के जलाया जाता है वही हमारा रासायनिक उर्वरक का काम करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, बी और ई। यहाँ पे एक ही खेत में भिन्न भिन्न प्रकार के फसल जैसे मक्का, चावल, मिर्च और सब्जियों को उगाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक पहेली है जिसको पढ़ना है, उसके बाद समझना है कि इसका आंसर क्या होगा। नीचे दी गई पहेली को हल कीजिए। काले काले मोती जैसी छोटी सी पर गोल हूँ, बारीक मिसी या दरदरी मैं तीखे स्वाद वाली हूँ, मीठे और नमकीन में दोनों में डाली जाती हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलूं कौन हूँ मैं। इसका हल है, तो हम लोग को पता है कि हम लोग के घरों में यूज होता है जो एक मसाला होता है जिसे हम लोग काली मिर्च कहते हैं, जो गोल भी होता है और काला भी होता है। तो इसका आंसर हो गया काली मिर्च। और पहेली से पूरा समझ में भी आ रहा है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर काली मिर्च होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है, और मच्छर भी ये भी गलत है, और तितली भी गलत है। इसका हो जाएगा रेशम कीट। रेशम क्या होता है कि अपनी जो फीमेल जेंडर होती है उसको जो है कि उसके फ्रेग्रेंस से पहचान लेता है। इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। रेशम कीट का ये खासियत होता है कि वो अपनी को रेशम कीट से ही पहचान लेता है उसके फ्रेग्रेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से उस शहर को चुनिए जहाँ के अधिकांश लोग इलायची और बादाम डाला हुआ गर्म कहवा पीना पसंद करते हैं। तो ये जो कहवा होता है वो ठंडे प्रदेशों में पिया जाता है और इलायची और बादाम डाल करके। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर आप लोग जानते ही हैं वहाँ पे कितनी ठंडी होती है, बर्फ होती है, ये भी आप लोग जानते ही हैं। इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर। ये एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति ने किसी राज्य के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां जिस प्रकार के घरों में लोग रहते हैं उनके ढांचे के बारे में निम्नलिखित विवरण दिया। भारी वर्षा होने के कारण यहाँ के घर जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर 10 से 12 फीट ऊंचाई मजबूत बांस के खंभों पर बने हैं। लोग घर में प्रवेश करने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करते हैं और रात के समय सीढ़ी हटा देते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने हैं और इनकी छतें ढालू होती है। यह एक राज्य होना चाहिए। यह राज्य कौन सा है, इसको ऑप्शन में चेक करते हैं। तो देखिए, एक इंडिया में एक स्टेट है जहाँ पे क्या होता है कि बारिश होती है। तो बारिश होती है तो घर जो है नीचे नहीं बने होते हैं, वो कुछ 3-3.5 मीटर या 10 से 12 फीट ऊपर बने होते हैं। क्योंकि बारिश होती है तो घर ढह जाते हैं और बहुत ज्यादा पानी लग जाता है तो कोई वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाता है। इस वजह से बहुत ऊपर जो है घर बनाया जाता है, 3-3.5 मीटर। और यहाँ पे सीढ़ी का प्रयोग किया जाता है और छतें इनकी ढालू होते हैं। तो यह राज्य है असम होता है। असम में ये सब प्रक्रिया घर बनाने के लिए की जाती है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। इसका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग प्लस माइनस करके कर लेंगे, उसमें मैथ का यूज है। और ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने या होने वाले दो रोगों के युगल जोड़ों को चुनिए। तो ये कुछ बीमारियों के नाम है, तो इसमें ये पहचानना है कि मच्छरों से जो 2 बीमारियां होती हैं वो कौन सी है। तो मलेरिया तो मच्छर से होता है, लेकिन मियादी बुखार टाइफाइड मच्छर से नहीं होता है, वो किसी अन्य कारण से होता है। सेकेंड ऑप्शन है चिकनगुनिया और डेंगू। थर्ड ऑप्शन है हैजा और मियादी बुखार। तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। और फोर्थ है कि डेंगू और हैजा। डेंगू तो मच्छर से होता है लेकिन हैजा नहीं होता है। हैजा जो है कि पानी इन्फेक्टेड वाटर से होता है, जो पानी सही नहीं होता है, इस वजह से हैजा होता है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन है चिकनगुनिया और डेंगू। जो मच्छर से हमें क्या होता है, चिकनगुनिया और डेंगू नामक बीमारी होती है। इसका ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युगल जोड़ा चुनिए जिनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है और हमारी तुलना में 4 गुनी दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। इसमें कौन सा ऐसा जोड़ा है जो हमसे 4 गुना ज्यादा दूर तक देख सकता है और बहुत ही क्लियर देखता है। कुछ हमारे यूनिवर्स में ऐसे कुछ पक्षी हैं जो बहुत ज्यादा दूर तक देख सकते हैं और बहुत ही क्लियर देख पाते हैं, उसे हमें पहचानना है। तो कौवा नहीं है, चील तो सही आंसर है लेकिन कौवा सही नहीं है। बाज और गिद्ध, शकरखोरा भी गलत है, बाज तो सही है, कौवा फिर से नहीं है। जहां जहां कौवा है वो तो ऐसे ही हट जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। बाज और गिद्ध जो होता है ये बेस्ट ऑप्शन है। चील भी स्पष्ट देख पाता है, लेकिन यहाँ पे 2 ही नाम दिया हुआ है एक ऑप्शन में, चील नहीं है, तो बेस्ट ऑप्शन 2 है। तो ये सही हो जाएगा। इनकी जो दृष्टि होती है वो बहुत ज्यादा दूर तक होती है, 3-4 गुना हम लोगों से, इंसान के आंख से ज्यादा तेज होती है और बहुत क्लियर दिखाई देता है इन पक्षियों को। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह राज्य जहाँ तोरांग का अर्थ जंगल है कौन सा है। तो यहाँ पे इंडिया में एक स्टेट है जहाँ पर तोरांग का मतलब जंगल होता है, या झारखंड है। झारखंड में तोरांग का मतलब जंगल होता है। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के 3 सीमा अंतर्गत प्रदेश राज्य हैं। मध्य प्रदेश से जो सटे हुए सीमा वाले राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो बिहार जो है मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य नहीं है, ये ऑप्शन हम लोग
इलिमिनेट कर देंगे। थर्ड ऑप्शन है, इसमें झारखंड भी सटा हुआ नहीं है मध्य प्रदेश से, ये भी गलत हो जाएगा। और उड़ीसा और तेलंगाना भी नहीं सटा हुआ है, ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र जो है मध्य प्रदेश से सीमा से लगा हुआ राज्य है, तो वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों का वह एक समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर है। वो कौन सा राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं जिनका जो समुद्र तट है वो अरब सागर से लगा हुआ है। ऐसे कई सारे राज्य हैं, 5 या 6 हैं शायद, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो वो जो है अरब सागर से लगे हुए हैं। इसका आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर करते हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये लक्षद्वीप और पुडुचेरी। तो ये तो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। सेकेंड ऑप्शन है चंडीगढ़ और दिल्ली, ये फिर से दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं। थर्ड ऑप्शन है नागालैंड और लद्दाख, ये तो स्टेट है और ये यूनियन टेरिटरी है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाकी ये फोर्थ ऑप्शन गलत है क्योंकि ये दोनों स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमा अवधान स्मरण शक्ति, समस्या समाधान और योजना बनाने का उल्लेख कर रही थी, वो संकेंद्रित थी। यह आंसर हो जाएगा, जैसे कि जब भी कोई बच्चा सोचता है और कुछ याद करता है, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करता है और उसके लिए प्लान बनाता है, तो ये होता है कि वो उसके अंदर कोई स्किल होता है। जैसे कि हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं तो लोगों के साथ अपने ग्रुप में अपने दोस्तों से डिस्कस करते हैं जहां भी हम होते हैं, ये हो जाएगा। और सहयोगी कौशलों पर हम लोगों से मिलजुल कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षक ने बच्चों को वृक्षों की गिरी हुई पत्तियों को आकार, आमाप, बनावट इत्यादि के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिए। शिक्षक का उद्देश्य है, एक शिक्षक है जो क्या करता है कि बच्चों को गिरी हुई जो पत्तियां हैं उसके शेप के अनुसार उन्हें अलग बोलता है करने के लिए। उनकी जो आकृति है, शेप है, साइज है, जो उनका टेम्पलेट बनावट है, उसके अनुसार बोलता है कि उन्हें क्लासिफाई करें। इसमें उन बच्चों के अंदर क्या डेवलपमेंट होगा, किस प्रकार की बुद्धि में उपलब्धि होगी, देखते हैं। पत्तियों के विषय में उनकी समझ में वृद्धि। देखिए, पत्तियों के विषय में अगर समझ में वृद्धि करना होता तो हम लोग बायो में पढ़ते हैं या बॉटनी में पढ़ते हैं, तो ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। अवलोकन और वर्गीकरण कौशलों में वृद्धि। तीसरा है पत्तियों के ज्ञान में वृद्धि। अगेन फिर वही है कि हमें पत्तियों के बारे में जानना है तो हम लोग बॉटनी पढ़ेंगे, हम लोग इन्वायरमेंट में इतना बायो थोड़ी ना लाएंगे। चौथा क्वेश्चन है, उसके अध्यापन में आमोद प्रमोद तत्व की वृद्धि। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2। जब भी कोई टीचर हमें कोई काम करने को देते हैं, क्लासिफिकेशन करने को, अलग अलग करने को कोई चीज, इसका मतलब यही है कि वो हमें सिखा रहे हैं कि हम लोग किसी चीज को उसके आकार के हिसाब से, उसके साइज के हिसाब से, शेप के हिसाब से कैसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे और एक साथ एक तरह की चीजों को रखेंगे। ये हमारे जो स्किल है हमारा, उसमें डेवलपमेंट होता है हमारा। और हम लोग किसी चीज को कैसे ऑब्जर्व करते हैं उसकी क्वालिटी के हिसाब से और उसके फिजिकल और इंटरनल क्वालिटी के हिसाब से। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विद्यार्थियों में पर्यावरण दृष्टिकोण व पर्यावरण ज्ञान की जागरूकता लाने के लिए एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक क्या कर सकता है? तो शिक्षक उन्हें घरेलू वस्तुओं को बनाने में प्रयोग होने वाले जैविक व भौतिक संसाधनों की सीमित उपलब्धता को बताएगा। ठीक है, ये तो सही है। बी है, शिक्षक अपने आसपास उपस्थित वनस्पति व पशुओं पर मानव व्यवहार के प्रभाव को बताएगा। सी देख लेते हैं, शिक्षक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाएगा। 4 है, शिक्षक औद्योगिकरण के लिए वन उन्मूलन के महत्व को समझाएगा।
इसका आंसर कौन सा ऑप्शन नहीं होगा? तो देखिए, फिल्म दिखाने से मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जब तक कि हम लोग एकदम रियल में चीजें उन्हें नहीं बताएंगे। जैसे हम लोग घरों का सामान अगर यूज कर रहे हैं, घरेलू वस्तुओं का जो भी हम लोग यूज करते हैं, उससे हम लोग डायरेक्टली देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हम लोग घरों पे यूज कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो सेंसिटिवनेस है वो ज्यादा बढ़ेगा। इस वजह से पहला ऑप्शन सही है। और अपने आसपास की चीजों को हम लोग देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। जो भी चीजें हमारे आसपास हैं, चाहे जानवर हो चाहे पेड़ पौधे हो, उससे बच्चों में एक अलग प्रकार का एक्सपीरियंस पैदा होता है और वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो अपने इन्वायरमेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन बी भी सही है। और तीसरा तो मतलब इससे हम लोग कुछ अपने आसपास का नहीं देख रहे हैं, ये तो डॉक्यूमेंट्री फिल्मों से बच्चे एज एंटरटेनमेंट या उतना सीरियसनेस नहीं आ पाएगा जितना कि हम लोग रियल फिजिकली उन्हें हर चीज दिखाएंगे। तो सी नहीं होगा, तो सी को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे। ए बी और डी जहां हो जाएगा आंसर ए बी डी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में निहित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हम लोग कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि कोई काम हमें करना है, चिंतन करते हैं। उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि कैसे करना है, कैसे करना है और किस टाइम पे करना है, और उस काम के जैसे कई सारे स्टेप होते हैं, तो कौन सा स्टेप पहले करना है, कौन सा स्टेप बाद में करना है, उसके लिए हम लोग प्लान बनाते हैं। प्लान बना के जो काम हम लोगों को करना होता है, जो हमारा टारगेट होता है, उसको हम लोग संपादित करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से उसे रीचेक करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं पुनरावृत्ति करना, पुनरावृत्ति करना, रिवीजन। जैसे कि इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए और हिंदी। ठीक है, तो इसका पहले क्या आएगा? पहले डी, प्रक्रम पर विचार करना। डी यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि किसी और ऑप्शन में तो डी पहले है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर्यावरण अध्ययन की एकीकृत प्रकृति को दर्शाती है? ऑप्शन नंबर 1 विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाओं से अंतर्दृष्टि विकसित करना। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा, किसी पर्यावरणविद को भाषण के लिए कक्षा में नहीं। देखिए, हम लोग किसी को भी सिर्फ भाषण देने के लिए अपने क्लास में इनवाइट नहीं करते हैं, या फिर हमारे जो प्रिंसिपल हैं सिर्फ भाषण देने के लिए, लेक्चर देने के लिए इनवाइट नहीं करते हैं। जबकि बच्चों में एक इंटीग्रेशन आना चाहिए, एक इन्वायरमेंट के प्रति सद्भाव आना चाहिए। बच्चे भाषण सुन के वैसे भी बोर हो जाते हैं। तीसरा है, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के अलग अलग शिक्षकों को भाषण के लिए आमंत्रित करना। नहीं, देखिए, इन्वायरमेंट जो है वो साइंस का और सोशल साइंस का और इन्वायरमेंट का, ये तीनों का जो है इंटीग्रेशन है, वो एक जगह पे हम लोग पढ़ते हैं। एकीकरण है ये 3 सब्जेक्ट का। तो हम लोग किसी अलग अलग टीचर्स को इनवाइट नहीं करते हैं पढ़ाने के लिए, एक ही टीचर। वैसे भी ये क्लास, वैसे तो ये हर लेवल पे होता है, लेकिन प्राइमरी में 3rd क्लास से स्टार्ट होता है और हर क्लास में होता है। ये एक जनरल लेवल का नॉलेज होता है, जो इन्वायरमेंट होता है, जनरल साइंस होता है, जनरल सोशल साइंस होता है। इसमें हर टीचर को नॉलेज होता है। इसमें अलग अलग टीचरों को इन्वाइट नहीं किया जाता है पढ़ाने के लिए, इसमें एक ही टीचर पढ़ाते हैं, तो किसी अलग अलग टीचर को हम लोग इन्वाइट नहीं करते हैं। ऑप्शन 4 है, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की अलग अलग पाठ्य योजना बनाना। नहीं, जो हमारा पर्यावरण अध्ययन की स्थिति है एकीकरण का, वो उसमें अलग अलग लेसन प्लान के लिए इतने सब्जेक्ट नहीं रखे गए हैं। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही हो जाएगा, जो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इन सबकी अवधारणाओं को समझने के लिए। ठीक है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में पहेलियों को सम्मिलित करने के उद्देश्य को पहचानिए। देखिए, हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें कुछ पोयम्स टाइप की चीजें होती हैं, पहेलियां होती हैं, जिससे बच्चों को सिखाया जा सके। बच्चे जो है अपने समझने की जो क्षमता है और जो तर्क करने की क्षमता है उसको समझ पाए। इसमें पहला ऑप्शन दिया मन को भ्रमित करना। नहीं, क्लास में कोई भी चीज मन को भ्रमित करने के लिए नहीं बताई जाती है, ये तो बिल्कुल गलत आंसर है।
खेल खिलाना, नहीं खेलना होगा तो बाहर जाके खिलाएंगे ना, पहेली के थ्रू क्यों खिलाएंगे? खेलने के लिए तो प्लेग्राउंड है ही या कोई और गेम है ही। तो दूसरा भी गलत हो गया। तीसरा, विद्यार्थियों के मन को भ्रमित करना और स्वयं आनंदित होना, नहीं अगेन ये दिया है कि भ्रमित करना, नहीं भ्रमित करने के लिए हम लोगों ने पहेलियां नहीं बनाया है, या फिर एनसीईआरटी में या जिस भी बुक में दिया गया है वो भ्रमित करने के लिए नहीं दिया गया है, और खुद को एंजॉय करने के लिए नहीं। टीचर के ऊपर इतना लोड होता है कि वो एंजॉय कर ही नहीं पाता है। और फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों में तर्क क्षमता विकसित करना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जो रीजनिंग एबिलिटी है बच्चों के अंदर, जब हम लोग किसी चीज को घुमा डायरेक्टली ना बोल के घुमा फिरा के जब बोलते हैं तो बच्चे जो है उसको समझ लेते हैं, और यही विकास करना होता है बच्चों में कि जब भी कोई इनडायरेक्टली कोई बात कह रहा है या कोड वर्ड में कह रहा है हम लोग उसको समझ पाए। यही सिखाने के लिए, तर्क क्षमता को विकसित करने के लिए पहेली के रूप में दिया गया होता है। ये ऑप्शन नंबर फोर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमा ने अपने विद्यार्थियों को देश के विभिन्न भागों में मनाए गए विभिन्न त्योहारों के उत्सव पर जानकारी एकत्र करने का नियत कार्य दिया और उन्हें कक्षा में प्रदर्शित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है, देखिए जब भी क्लास में कोई टीचर कोई भी काम करवाता है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। पहला ऑप्शन है, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, देश के सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहारों के विषय में जाना जाए। दूसरा है, हमारे देश में संस्कृत की विविधता के विषय में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाया जाए। तीसरा है, हमारे देश में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों का रिकॉर्ड बनाया जाए। चौथा, विभिन्न त्योहारों को उत्सव रूप में मनाने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। तीसरा है कि रिकॉर्ड बनाया जाए। तो इतने ज्यादा त्योहार हैं, हम लोग उसका रिकॉर्ड नहीं बना सकते हैं, और रिकॉर्ड बनाने के लिए टीचर ने कहा नहीं है कि वो उसका लिस्ट तैयार करें या फिर जानकारी ले, रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं। चौथा है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करना। देखिए हम लोग इतने सारे, इंडिया में इतने ज्यादा फेस्टिवल हैं, इतने ज्यादा कस्टम्स हैं, कल्चर हैं, कि हम लोग सारे त्योहार मनाएंगे तो रोज कुछ ना कुछ पड़ता ही रहता है। तो सारे त्योहार मनाने के लिए टीचर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। और लोकप्रिय त्योहार तो बहुत सारे त्योहार सबके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये त्योहार ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हर धर्म में, हर जात में कुछ ना कुछ त्योहार होते हैं। तो लोकप्रियता का आशय इससे नहीं है। दूसरा है संवेदनशील बनाया जाए, तो ये सही बात है कि हमारा जो देश कहा जाता है ना कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हमारे देश में विविधता बहुत ज्यादा है। तो हम लोग हर एक मजहब का, हर एक जात का, हर एक स्टेट का, जैसे हमारे देश में भाषाएं अलग है, संस्कृति अलग है, पहनावा अलग है, उसको हम लोग समझ पाए और उस चीज का रिस्पेक्ट करें और उसके प्रति हम लोग आदर दिखाएं, संवेदनशील बने। ये नहीं कि अपने धर्म का सिर्फ इज्जत करें और दूसरों के धर्म का मजाक बनाएं, ये बहुत गलत बात होती है। सबके धर्म को, सबके संस्कृति को और डाइवर्सिटी के बारे में सेंसिटिव होना होता है, इसलिए टीचर्स ने ऐसा बोला है। रीमा ने, जो एक टीचर है, तो उन्होंने बोला है कि अपने विभिन्न भागों में विभिन्न त्योहारों के लिए उत्सव पर एक जानकारी इकट्ठा की जाए, जिससे बच्चे जो है संवेदनशील बनेंगे और अपने देश के सभी कस्टम्स को समझेंगे, सिविलाइजेशन को समझेंगे और त्योहारों को समझेंगे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सेकेंड नंबर। आदि एक ईवीएस शिक्षक अपने विद्यार्थियों के साथ बैठे हैं और उन्होंने चिकनी मिट्टी से कई चीजें बनानी सीखी। एक विद्यार्थी जो अन्य विद्यार्थियों के साथ फर्श पर नहीं बैठ सकती थी, वह कुर्सी पर बैठी और उसने आदित्य को उसके सहपाठियों से चिकनी मिट्टी से विभिन्न वस्तुएं बनानी सीखी। इस क्रियाकलाप के दौरान आदित्य ने बच्चों से बातें की और सृजनात्मकता को प्रोत्साहित किया। उसने विद्यार्थियों को चिकनी मिट्टी का उपयोग करके अपनी पसंद का दृश्य बनाने के लिए कहा। प्रत्येक समूह ने एक भिन्न विचार प्रस्तुत किया एवं एक भिन्न दृश्य बनाया। इसके द्वारा उसने अवसर प्रदान किया। तो टीचर ने ये जो भी चिकनी मिट्टी से बर्तन बनाने को बोला और जो भी ऑब्जर्व किया, इससे क्या डेवलप होता है बच्चों में, तो विद्यार्थियों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का, ये सही बात है। विद्यार्थी जब मौका पाएंगे तो वो उनके अंदर जो भी क्वालिटी है, एबिलिटी है, तो वो प्रेजेंट होगा ही। ऑप्शन बी है, जिससे कि वो अपनी क्षमता को बेहतर कर सके, ये भी सही है।
कि वो अपनी एबिलिटी को अच्छे से अच्छा कर सके और आगे बढ़ा सके। सी है विद्यार्थियों में प्रतिद्वंदिता को मन में बैठाना। नहीं, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी के साथ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे तो कंपटीशन पैदा होगा अंदर ही अंदर। इस काम के लिए टीचर ने ये काम नहीं करवाया है, बल्कि ग्रुप में किसी काम को करने से एक होता है कि उत्साह बढ़ता है और बच्चे अपनी प्रतिभा दिखाते हैं। तो इसका जो है ए और बी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 में ए और बी लिखा है, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 ए और बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ईवीएस में कोई विषय पढ़ाना कठिन लगे तब एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। देखिए, कभी कभी होता है कि कोई टॉपिक होता है तो वो थोड़ा टफ लगता है, तो हर टीचर हर सब्जेक्ट अपने बेस्ट वे में नहीं पढ़ा सकता है। कुछ ना कुछ ऐसा वीक पॉइंट जरूर होगा, कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐसा जरूर होगा जो थोड़ा कठिन लगता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक टीम टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जो बीएड करते होंगे उन्हें पता होगा। तो उसमें क्या होता है कि जो टॉपिक जिस टीचर को आता है, जिसपे उनका मास्टर माइंड होता है, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होते हैं, वो टॉपिक उन्हें दे दिया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं टीम टीचर स्ट्रेटेजी। इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा 4। बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। देखिए, टीम टीचिंग में क्या होता है, जिस टॉपिक को, हर टॉपिक सबको नहीं आता, तो जिस टॉपिक पे जिस टीचर को कमांड होता है तो वो लोग अपना एक एक दो टॉपिक ले लेते हैं। उसके बाद अपने अपने टॉपिक को वो लोग पढ़ाते हैं और बच्चों को इससे ये फायदा होता है कि बच्चे को हर एक टॉपिक एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट से पढ़ने का मौका मिलता है और अच्छे से वो लोगों का जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, कंटेंट जो है अच्छे से समझ में आता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आरती के नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती के विद्यालय में ईवीएस की एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। आपके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य है। पहला, विद्यार्थियों और माता पिता को संतुष्ट करना। नहीं, कॉलेज में कुछ होता है तो इसमें ये नहीं होता है कि हम अपने पेरेंट्स को सेटिस्फाई करेंगे, या फिर कॉलेज का ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है कि बच्चों के माता पिता को सेटिस्फाई करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द रॉन्ग आंसर। और 2 जो है विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। तीसरा है प्रधानाध्यापक और सहकर्मियों को प्रसन्न करना। ये भी ऑप्शन गलत है। हम लोग प्रिंसिपल को और जो भी हमारे नॉन टीचिंग स्टाफ है या फिर टीचिंग स्टाफ है उन्हें खुश करने के लिए प्रदर्शनी नहीं लगाया जाता है। चौथा है विद्यार्थियों को भावी पेशों के विकल्पों के लिए प्रशिक्षण देना। तो ट्रेनिंग हम लोग अभी इन्वायरमेंट में नहीं देते हैं, ट्रेनिंग के लिए एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, वो आगे चल के बच्चों को पता चलेगा। अभी ये होता है कि दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति को निर्दिष्ट करना। इस क्या है कि बच्चों के अंदर कोई ना कोई कला होता है, तो एग्जीबिशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को जो जो स्किल आती है, जो भी चीजें उन्हें दी गई होती हैं, तो वो उसको बनाते हैं, फिर प्रदर्शनी उसका लगता है, लोग आते हैं, देखते हैं, तो बच्चों में एक उल्लास का भाव पैदा हो जाता है, वो अपनी अपनी क्षमता को दिखाते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में शिक्षक अधिगम प्रक्रम की विधि निर्भर नहीं करती। जो ईवीएस में जो भी हम लोग टीचिंग लर्निंग चीजें हैं वो किस पर निर्भर नहीं करती है, तो ये विद्यालय के दर्शन शास्त्र पर निर्भर नहीं करती है, बाकी संसाधनों पर निर्भर करती है, नीड पर निर्भर करती है, और बच्चों के जो भी बच्चे प्रीवियस नॉलेज है उस पर डिपेंड करती है। इसको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस का शिक्षण अधिक प्रभावी होगा यदि शिक्षक, इसमें हो जाएगा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। अपने अर्थपूर्ण और संदर्भित क्रियाकलापों का संचालन करें। ईवीएस के शिक्षण को प्रक्रिया कौशलों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो जांच आधारित हाथ से करने वाले अधिगम की घटनाएं हैं। इनमें कौन सा कौशल नहीं है? देखिए, पूर्वानुमान लगाना ये कौशल नहीं है, बाकी सारे कौशल हैं। बैटरी लो हो गई है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रही हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन को एक विषय के तौर पर किस कक्षा में स्थान दिया गया? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन जो इन्वायरमेंटल स्टडीज जो है हम लोगों क्लास 3, 4th और 5th में है, 1st और 2nd में नहीं है। हो गया, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।
अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि